क्लैफमा के चेयरमैन सुरेश देवरा जी, अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी और पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी के पूर्व सचिव तरुण श्रीधर जी, बलराम यादव जी, अभिजीत मित्रा जी, गुलाटी जी, अभिजीत मित्रा जी, अभय शाह जी और ओपी चौधरी साहब जो अभी कुछ दिन पहले तक पशुपालन मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, अब मध्य प्रदेश सरकार की सेवा कर रहे हैं लेकिन आज यहाँ उपस्थित हैं। और इस सभागार में उपस्थित लाइव स्टॉक इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो हम देवरा साहब का और आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने आज इस आपका क्लैफमा का जो 57th वार्षिक आम सभा है उसमें मुझको आपने आमंत्रित किया, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस बैठक में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। कई लोगों की बात हमने सुनी। देखिए, हम न वैज्ञानिक हैं, न हम एक्सपर्ट हैं, न हम टेक्निकल आदमी। हम सीधी बात जानते हैं कि दूध के उत्पादन को बढ़ाना है और दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से किन किन इनिशिएटिव्स की जरूरत है, उसमें हम आपका योगदान करें क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। सिंपल बात हम जानते हैं। लेकिन आज भारत जो है पूरे वर्ल्ड में लाइव स्टॉक के मामले में बढ़ने वाला, एक तेजी से बढ़ने वाला एक देश है जो बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है। और सिर्फ आबादी ही नहीं बढ़ रही है बल्कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वह भी बढ़ रहा है। और मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है? इनिशिएटिव के कारण, सरकार के इनिशिएटिव के कारण। भाई 1950 के बाद से भी इस देश में लाइव स्टॉक था, लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज थी, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। आज हम मिल्क प्रोडक्शन के मामले में पूरे दुनिया में पहले स्थान पर है। पूरे दुनिया में पहले स्थान पर हम पहुंच गए। और यह कैसे संभव हुआ? इसके अगर डाटा को आप देखेंगे, और आज भी जो हमारा प्रोडक्शन है, जो मिल्क प्रोडक्शन है, उसका बाजार का कीमत अगर हम आप देखें तो 11.16 लाख करोड़ है हमारा बाजार मूल्य हमारे प्रोडक्शन का। अब हमारा प्रोडक्शन 9 वर्ष में कितना बढ़ा? भाई इसके पहले भी लाइव स्टॉक था, इसके पहले भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन 9 वर्षों में हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 6% पर ईयर के ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है हमारा मिल्क प्रोडक्शन। जबकि पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल दुनिया का अगर अन्य देशों का देखिए तो उनका ग्रोथ रेट है 2% और हमारा ग्रोथ रेट है 6%। हमारा पर व्यक्ति जो हमारा कंजम्पशन है वो आज है 459 ग्राम पर व्यक्ति हमारा कंजम्पशन है। और वर्ल्ड में है 325 ग्राम पर कैपिटा कंजम्पशन। तो ये हमारा स्थिति है हमारे मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। तो ये कैसे हो? 2013-14 में अगर आप जाइए तो 2013-14 में 307 ग्राम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी मिल्क की। आज हम पहुंच गए 459 पर। कैसे पहुंच गए? उसी तरह हम अंडा के उत्पादन में है 2014-15 में हम
48 बिलियन अंडा का उत्पादन कर रहे थे। आज हमारा जो अंडा है, अंडा का उत्पादन 138.38 बिलियन अंडे का उत्पादन हम किए हैं। तो ये तो इनिशिएटिव से हुआ है ना, सरकार के इनिशिएटिव से हुआ है। क्योंकि अब कई बार चर्चा होती है कि हम इतना ग्रोथ कर रहे हैं, हम मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में 1 नंबर पर हैं, फीस प्रोडक्शन में हम विश्व में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं, फीस के मामले में तो हम 60,000 करोड़ का सालाना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डेयरी के क्षेत्र में और मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। उसमें कई चैलेंजेज हैं। जो उसका सबसे बड़ा चैलेंज है मिल्क प्रोडक्शन का, और जो किसानों को जो लाभ की बात कर रहे थे कि दूध का पूरा पर्याप्त कीमत नहीं मिलता है किसान। आज किसान को जितना मिलता है उसका 1.5 गुना बिचौलिया कमाता है। जो दूधिया, जिसको हम लोग देहाती भाषा में दूधिया कहते हैं, वो दूध किसानों के घर घर से कलेक्ट करता है और बाजार में पहुंचाने का काम करता है। ये काहे है, ये क्यों है? वो इसलिए है कि पूरा मिल्क प्रोडक्शन का जो सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और अनऑर्गेनाइज्ड रहने के कारण किसान, एक किसान तो बाजार में दूध लेके जा नहीं सकता है। तो जो बिचौलिया है, किसान से उसने 20 रुपए 25 रुपए किलो खरीदा और बाजार में उसको जाके 35 रुपए किलो खरीदा। लेकिन जहां जहां कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलप किया, जहां भी मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए, वहां के किसानों की हालत जाके देखिए। किसानों की स्थिति में उनकी जो आर्थिक उन्नति हुई है उसको आप देख सकते हैं। आप गुजरात जाके देखिए। हम गए थे अभी कुछ दिन पहले आनंद में, हमने देखा है घूम के 2 दिन तक गांव गांव में हमने घूम के जो डेयरी सेक्टर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है उसको देखा है। क्या खुशी के साथ किसान जो मिल्क कलेक्शन सेंटर है वहां आके क्या खुशी के साथ, और हम जब वहां गए तो एक साथ 50 आदमी ने अपना मोबाइल खोल के दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए हम लोग के मोबाइल लैब पर जितना दूध हम लोग ला के यहाँ जमा करते हैं उसका ऐप पर 15 मिनट के अंदर उपलब्ध हो जाता है और हमको पैसा 10 दिन के अंदर मिल जाता है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का फायदा है। हमारे बिहार में, हम जिस स्टेट से आते हैं, आज से 15 साल पहले, श्रीधर जी को अगर जानकारी होगी तो हम समझते हैं वो इस विभाग को रखें, देखें। हमारे यहां बिहार में पूरा डेयरी सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, और आज ऑर्गेनाइज सेक्टर में होने के कारण जो हमारा कॉम्फेड है, कॉम्फेड जो बना, उस कॉम्फेड ने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड है उसने पूरा वहां के किसानों की स्थिति बदल दी। आज कॉम्फेड का जो सुधा प्रोडक्शन है पूरे देश में बिक रहा है, पूरे दुनिया में भी। अभी कुछ दिन पहले हमको बिहार की सेक्रेटरी कह रही थी कि सर अभी हमने जाके यूएसए के साथ MOU साइन किया है। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर का फायदा है। तो हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर में डेयरी प्रोडक्शन को लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कई राज्यों के साथ जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसने भी एग्रीमेंट किया है, वहां कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। कई राज्य हैं जहां बेहतर कोऑपरेटिव सेक्टर है, जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में वहां के दूध उत्पादक हैं, और कई राज्य हैं जहां अभी कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलप नहीं किया है। हम लोग उसमें लगे हैं और हम लोग उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि पूरे मिल्क प्रोडक्शन को हम कोऑपरेटिव सेक्टर में लाएं ताकि किसानों की आय में 1.5 गुना 2 गुना वृद्धि हो सके। ये काम कर रहे हैं। वही बात फिशरी सेक्टर में भी है। आज मछुआरे जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। फीस के मामले में तो हम जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने, और भारत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो कई स्कीम चले, ब्लू रिवॉल्यूशन से शुरू हुआ, और फिशरी, एक्वाकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसान समृद्धि सहयोजना। यह जो हुआ, इसके कारण बहुत फायदा हुआ है वहां के लोगों को। फिशरी सेक्टर में आज हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
लेकिन हमारा प्रॉब्लम है वहां एक, अभी हम गए थे विशाखापट्टनम, जैसे हम आज आपके बीच आए हैं उसी तरह विशाखापट्टनम में जो फीस के एक्सपोर्टर्स हैं, पूरे देश भर के एक्सपोर्टर्स को हमने बुलाया था वहां, उनके साथ दिन भर हमने चर्चा की, उनके जो क्या चुनौतियां हैं, क्या दिक्कत है, उसको हमने समझने का काम किया। और मुझको आपको एक बात बता दें, कई लोगों ने कई बात कही है, मैं जब विशाखापट्टनम में मीटिंग कर रहा था तो एक नौजवान लड़का जो हैदराबाद का था, वो IIT करके आया है और हैदराबाद में एक स्टार्टअप उसने खोला है। उसने बताया कि हम इस हैदराबाद में ट्राउट का फार्मिंग कर रहे हैं। तो मुझको आश्चर्य हुआ, हम तो आश्चर्यचकित रह गए कि भाई हैदराबाद में ट्राउट का कैसे खेती कर रहा है, ये फार्मिंग कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप कैसे खेती कर रहे हो ट्राउट में, ट्राउट का फार्मिंग कर रहे हो हैदराबाद में? तो उसने बताया कि हम पूरा अमोनिया गैस से हम पूरा जो चेंबर है उसको कूल करके और उसमें हम ट्राउट की फार्मिंग कर रहे हैं और 300 टन का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। मुझको खुशी हुई, ये इनिशिएटिव है, ये स्टार्टअप्स का इनिशिएटिव है। लेकिन फीस सेक्टर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो वैल्यू एडिशन की है। और वैल्यू एडिशन चाहे वो मिल्क का सेक्टर हो चाहे फूड का सेक्टर हो, फीस का सेक्टर हो, इन दोनों में वैल्यू एडिशन जब तक नहीं होगा तब तक हम एक्सपोर्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। वैल्यू एडिशन कैसे हो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो डेयरी सेक्टर में है उसमें सबसे बड़ा एक समस्या FMD का है। और FMD का भी वैक्सीनेशन हम लोग ड्राइव चलाए हुए हैं। एक एक वैक्सीनेशन, एक एक पशुधन को वैक्सीन जो पड़ता है उसके कान में ईयर टैग लगा रहे हैं और ईयर टैग लगा के उसको मॉनिटर किया जा रहा है, चिप के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। तो ये सारा इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं ताकि FMD मुक्त हो सके। अभी हमने विभाग को कहा है कि भाई आप आइडेंटिफाई करिए, अलग अलग राज्यों को आइडेंटिफाई करिए, 0 से 25% किस राज्य में FMD है, 25 से 50% किस राज्य में FMD है, 50 से ऊपर किस राज्य में FMD है। पहले हम 0 से 25% वाले पर कंसंट्रेट करेंगे और उस स्टेट को हम FMD मुक्त करेंगे, फिर 25 से 50 वाले पर कंसंट्रेट करेंगे। तो इस तरह FMD मुक्त करने का भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो इसलिए ये सारा चीज है। लेकिन अब मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ जो एक बात सबसे बड़ा चीज है जिसकी और भी चर्चा हुई है, श्रीधर जी ने भी चर्चा की, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन जो है उसका बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। उससे टेम्परेचर बढ़ता है, उससे अनिश्चित मौसम हो जाता है। अब अभी कभी जब बरसात होने का होगा तो ठंडा पड़ने लगेगा, जब ठंडा पड़ना होगा तो गर्मी पड़ने लगेगा, और जब गर्मी पड़ना है तो बारिश होने लगेगी। तो ये जो जलवायु परिवर्तन है और जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका ये परिणाम है। अब हमको पर्यावरण की भी रक्षा करनी है और लाइव स्टॉक के प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है। इन दोनों चीजों को हम लोग ध्यान में रखना है ताकि पर्यावरण पर भी कोई बुरा प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अब ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, उसके कारण पीने के पानी की भी समस्या हो रही है। जो जानवर को पहले लोग खेतों में खेत देते थे, जंगल में छोड़ देते थे चरने के लिए, हरा चारा चरने के लिए, उसकी भी संभावना खत्म हो गई, जंगल की कटाई हो गई। ये सारी चीज हमारे लिए गंभीर चैलेंज है और ये सारा एक्शन जो है ये हमारा जो लाइव स्टॉक है उसके इम्यूनिटी को घटाता है, और अगर इम्यूनिटी को घटाएगा तो स्वाभाविक तौर पर हमारे मिल्क प्रोडक्शन पर उसका असर पड़ेगा। इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए अनिवार्यता के साथ उत्पादकता बढ़ाना और उसको संतुलित रखना, यह हमारे लिए एक चुनौती है, यह चैलेंज है और उस चैनल को सुनिश्चित करना है। इसलिए हम लोगों को उत्पादन पद्धति के कारण पर्यावरण से समझौता ना हो,
और उससे समझौता न करते हुए हम उत्पादन को कैसे बढ़ा सके, इस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। नैतिक रूप से किया गया पशुपालन एक अस्थायी भविष्य की चाबी भी है। अगर हम इस चैलेंज के साथ उत्पादकता बढ़ाते हैं तो एक हमारी अस्थायी जो किसान हैं, जो लाइव स्टॉक के साथ जुड़े हुए फार्मर्स हैं, उनके सशक्तिकरण का एक ये चुनौती भी है और एक चाबी है जिसके माध्यम से वो कर सकते हैं। अब फीड की भी उपलब्धता होनी है और फीड की उपलब्धता, गुणवत्ता, क्वालिटी के साथ चिंता का विषय जरूर है। कई लोगों ने उसकी चर्चा की है, वो चिंता का विषय है जरूर। लेकिन एक बात कई लोगों ने इस बात की चर्चा की, मेज के बारे में आपने चर्चा की। मेज से आज इथेनॉल बन रहा है। इथेनॉल भी इस देश की आवश्यकता है, इसलिए कि पूरे विश्व के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो इथेनॉल मिला रहे हैं, हम आज विश्व के स्तर से बहुत नीचे हैं। और जो पेट्रोलियम का मार्केट है, जो कच्चे तेल का बाजार है पूरे दुनिया में, उसकी स्थिति भी आप जानते हैं। तो इसलिए कच्चे तेल की खपत को कम करने के लिए हमको इथेनॉल का प्रोडक्शन भी करना जरूरी है। अब कई लोगों ने चर्चा किया, कहा कि मेज का प्रोडक्शन, मैं तो बिहार से आता हूं और बिहार वन ऑफ द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है। आज आप जाके देखिए, गंगा नदी पार कीजिए और बेगूसराय से समस्तीपुर से लेके पूर्णिया तक का पूरा इलाका सिर्फ मेज का ही खेती हो रहा है। लेकिन मेज से सिर्फ मेज इथेनॉल के लिए यूज हो रहा है, इससे मेज का और फीड का कोई बहुत रिश्ता नहीं है। आप लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। आप जो इथेनॉल निकालने के बाद जो मेज का सिट्ठी बचता है, जिसको DDGS कहते हैं, उस पर भी आपको रिसर्च करने की जरूरत है। आप रिसर्च करिए, DDGS में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है और उसमें अगर आप अन एनर्जी उसमें इनपुट उसका डाले तो DDGS से भी, उसके बाद भी, इथेनॉल बनने के बाद भी DDGS का इस्तेमाल फीडर के रूप में किया जा सकता है। इस पर आपको रिसर्च करने की जरूरत है, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो इसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अब बाकी जो एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में HIDF जो है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसने राष्ट्रीय पशु और उसके अलावा राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ये सारे चीज जो हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल रहते हुए भी आपको जो प्रोत्साहन हेतु जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वित्तीय प्रोत्साहन भी दे रही है और वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था है उसमें, तो उसका लाभ भी उठाने की जरूरत है। आज देश में लगभग 200 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है जिस पर कृषि नहीं होता है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम उस पर हरा घास कैसे लगा सकें, बरमासी घास कैसे लगा सकें, हम उसमें पेड़ झाड़ उगाकर चारा के उपयोग के लिए फीडर के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके सूखे चारे का और उसको मिक्स करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे यह आग्रह करेंगे कि आप उस लाइफ सेक्टर के साथ जुड़े हुए, आपको इस देश के अंदर, हाँ एक बात जरूर है कि हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रही है और जब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हैं तो हम बहुत इंपोर्ट पर ध्यान नहीं देते हैं और इंपोर्ट को हम प्रोत्साहन भी नहीं देते। हाँ, जहां आवश्यक होगा वहां हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट को नहीं करते। अभी आप देखिए, अभी फिशरी सेक्टर में हम लोगों ने एक ट्रांसफॉन्डर, इंडिया स्पेस लिमिटेड एक कंपनी है
इंडियन कंपनी है, उसने एक ट्रांसपॉन्डर लॉन्च किया। अभी पालघर आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां उन्होंने उसको लॉन्च किया। 1 लाख मछुआरों को अभी हम मुफ्त दे रहे हैं, फिश प्रोडक्शन को और मछुआरों को सुविधा प्रदान करने के लिए। और वो किसी भी एंड्रॉयड टेलीफोन के साथ, मोबाइल के साथ वो जुड़ा रहेगा। आज अगर कोई फिशरमैन समुद्र में मछली मारने के लिए जाता है तो 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन तक वो परिवार से अलग रहता है। उसको परिवार में क्या हो रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है, ये न परिवार को मालूम है न उसको मालूम है, वो दूर रहता है। आज ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से वो रेगुलरली अपने परिवार के टच में रह सकता है, अपने वेसल्स के मालिक के टच में रह सकता है। उसको जब वो समुद्री सीमा क्रॉस करता है तो वो ट्रांसपॉन्डर उसको अलर्ट जारी करता है कि आप सीमा क्रॉस कर रहे हैं, वापस होइए। मछली की उपलब्धता कहां है, इसको सैटेलाइट से, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, तो वो मछली की उपलब्धता ज्यादा कहां है ये उसको मैसेज देता है, ताकि वो फिशिंग वहां जाके कर सके। तो ये सारे हम अपने देश में विकसित करके ट्रांसपॉन्डर कर रहे हैं। तो उसी तरह हमको अपने देश में इस चारे की भी जो फीडर की समस्या है, इस समस्या को, फीडर की समस्या को हमको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है और हम सब मिलके, आपको और सरकार को, दोनों को साथ मिलके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और इस चैलेंज से लड़ना है और इस चुनौती को स्वीकार करते आने वाले जो रुकावट है उसको दूर करना है। यही हम आपसे आज आग्रह करेंगे। और सरकार, आप लाइव स्टॉक के इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं। एक बात बहुत ठीक कहा, वो पंजाब के थे ना साइंटिस्ट, चहल साहब, उन्होंने कहा कि भाई क्लैम्फा जो है वो इसी में खाली आज हो जाता है, उसके बाद नहीं जुड़े रहते हैं। तो जरा क्लैम्फा का भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुड़े रहिए वैज्ञानिकों के साथ आप भी, और नया नवाचार पर करिए और इस चैलेंज को ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम लोग इस रुकावट को दूर करें, इस बाधा को दूर करें और मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग डेयरी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ने का काम करें। यही हम आज आपसे आग्रह करेंगे और इस क्लैफमा के इस आयोजन की सफलता के लिए हम कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं। कल भी दिन भर बैठ के आप चर्चा कीजिए और पुनः आप सबों ने हमको आमंत्रित किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।